हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 10 का साइंस मॉडल सेट पेपर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी वेदर इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर और नॉट। बच्चों आर बराबर रो एल बाय ए निकालते हो रेसिस्टेंस की फार्मूला, तो इससे रेजिस्टिविटी रो निकालोगे आर ए बाय एल। अब यूनिट निकालने के लिए आप क्या करो, आर का यूनिट पुट करो ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। तो यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बनेगा ओम मीटर। बच्चों रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, याद रखना। मैंने नोट में लिख दिया है कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स नेचर, ठीक है ना, एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है राइट द टू एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद अ सोर्स ऑफ इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। बच्चों यहाँ पे आपको दो एडवांटेज बताना है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रत्येक जो अप्लायंस है उनको फुल वोल्टेज मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्या खासियत है कि इफ वन अप्लायंस इज स्विच ऑन अदर आर नॉट अफेक्टेड। अगर मान लो एक अप्लायंस को हम स्विच ऑन करते हैं तो दूसरा प्रभावित नहीं होता। एक मैंने और भी डिफरेंस लिख दिया है, आप 3 में कोई 2 लिख सकते हो। द पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द अप्लायंस। पैरेलल सर्किट में क्या होते हैं, करंट डिवाइड हो जाते हैं थ्रू ईच अप्लायंस में और उनको प्रॉपर करंट मिल पाता है। ओके, बात समझ रहे हो ना, कि जैसा आपने लगाया है जो भी आप कंपोनेंट यूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उन्हें करंट आप प्रोवाइड कर देते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कह रहा है नेम टू सच मेटल विच मेल्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन अ पाम। तो बच्चों अगर आप गैलियम और सीजियम को याद रखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसको जैसे ही हम लोग अपने पाम पे रखते हैं ये मेल्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आंसर याद रखना गैलियम एंड सीजियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो एडिशन रिएक्शन। बच्चों इनमें कौन एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देखो C3H6 प्रोपीन और C2H2 इथाइन, ये दोनों हैं। ये प्रोपेन है, ये इथेन है, ये सैचुरेटेड है। तो आंसर जो हो जाएगा इथीन एंड क्या होगा, ये प्रोपीन है ना, सॉरी, प्रोपीन एंड इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइन। तो 2 एग्जाम्पल्स बता सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। बच्चों इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब है द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल और सेल टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हो इनहेरिटेंस का मतलब कि इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल और सेल टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट देखो, विच केमिकल सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो बच्चों आप याद रखोगे यहाँ पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SCFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे जो है सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कि एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं। बच्चों एक्वायर्ड ट्रेट इज द कैरेक्टर डेवलप्ड इन ए इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। These traits are not coded by the DNA of a living organism and therefore cannot be passed on the future generation। समझ में आ गया ना, क्या कह रहा है, एक्वायर्ड ट्रेट इज द कैरेक्टर डेवलप इन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में जो कैरेक्टर डेवलप हो रहा है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो DNA के द्वारा कोडेड होगा। इसका मतलब क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास नहीं हो पाते हैं, तो एक्वायर्ड ट्रेट को आप सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देगा जब आप किसी कंडक्टर में या किसी कॉइल में करंट का स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। दूसरा, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप दोगे आंसर। फिर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। बच्चों आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। वोल्ट मीटर एमीटर में आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। 3 डिफरेंसेस लिखना है। तो वोल्ट मीटर में हम लोग यूज करते हैं इट इज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर में हम लोग वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस के रूप में इसको यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है सर्किट में 2 पॉइंट के बीच, जबकि एमीटर जो है करंट को मेजर करके बताता है।
ठीक है। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट पैरेलल विद द सर्किट, जबकि एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं ऑलवेज सीरीज इन द सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट याद रखोगे कि वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस जो होते हैं वेरी वेरी हाई होते हैं, जबकि एमीटर में रेजिस्टेंस जो होते हैं वेरी वेरी लो होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर कि व्हाट इज द थर्माइट रिएक्शन। ठीक है ना, एक्सप्लेन विद इक्वेशन वेयर इज इट यूज्ड। बच्चों थर्माइट रिएक्शन एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बिटवीन मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। ठीक है, याद रखना थर्माइट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। उदाहरण के रूप में द रिएक्शन बिटवीन एल्युमिनियम विद मेटल ऑक्साइड वेयर एल्युमिनियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, द एल्युमिनियम रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड मोस्ट प्रोबेबली एन आयरन थर्ड ऑक्साइड टू प्रोड्यूस फेरस एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो कि एल्युमिनियम Fe2O3 के साथ रिएक्शन करके आयरन प्लस Al2O3 बना रहा है, और इसका यूज जो है हम लोग बेसिकली थर्माइट वेल्डिंग में यूज करते हैं। फिर आफ्टर यूज टू ज्वाइनिंग, ठीक है, ऑफेन यूज टू ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक। ठीक, ऑफेन है ऑफेन यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। थर्माइट हैव आल्सो बीन यूज टू मेटल रिफाइनिंग एक्सेट्रा। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एथेनॉल एथेनोइक एसिड को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में। तो एथेनॉल जो है इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, तकरीबन 156 केल्विन होते हैं, और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, तकरीबन 351 केल्विन। जबकि एथेनोइक एसिड में देखोगे तो ये मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तकरीबन 298 केल्विन के आसपास, और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं 391 केल्विन के आसपास होते हैं। इसके बाद सेकेंड डिफरेंस बता सकते हो, इथेनॉल जो होते हैं बर्निंग टेस्ट के होते हैं, जबकि एथेनोइक एसिड जो होते हैं सॉ टेस्ट के होते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हो इथेनॉल इट हैज द डिस्टिंक्ट स्मेल, इसके काफी विशिष्ट गंध होते हैं, जबकि एथेनोइक एसिड के पास पंजेंट स्मेल होते हैं, बोले तो तीखी गंध होते हैं। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे लिखोगे इथेनॉल एथेनोइक एसिड में, तो फर्स्ट लिखना है इट इज न्यूट्रल। एथेनॉल में क्या लिखना है, इट इज अ न्यूट्रल इन नेचर एंड दस इट डजंट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। और एथेनोइक एसिड में क्या लिखना है, एसिडिक नेचर में होते हैं, तो स्वाभाविक है ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है। सेकेंड एग्जाम डिफरेंस लिखना, एथेनॉल डजंट रिएक्ट विद Na2CO3 और NaSCO3। देखो सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ इथाइल को रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन, जबकि एथेनोइक एसिड जो होते हैं एथेनोइक एसिड रिएक्ट करते हैं Na2CO3 एंड NaHCO3, और जो है काफी ब्रिस्क एबसेंस ऑफ CO2 गैस देते हैं। ठीक है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग खोलते हैं तो कैसे हमें दिखाई देता है, जस्ट झाग निकलता है ना CO2 का खटाखट, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विद अ पार्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। तो बच्चों द वेज इन विच इंडिविजुअल विद अ पार्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देखो किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आंसर्स देंगे। तो पहला है नेचुरल सिलेक्शन आप बता सकते हो, दूसरा म्यूटेशन बता सकते हो, और तीसरा बता सकते हो बाय सडन डिक्रीज और इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ सम जनरेशन। तो ये 3 सटीक वेज है, आप लिखना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विद दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल ही करें तो क्या यह हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो बिल्कुल बच्चों करेगा, ठीक ना, क्योंकि एनीथिंग कैन एक्सेस कॉज प्रॉब्लम, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आप यूज करो तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है ना। Even if we waste are biodegradable, all the waste are biodegradable, excess amount will end up by polluting our environment. This is because nature will unable to decompose. देखो डिकम्पोजर की भी तो एक लिमिट है ना, कि लिमिट चीज़ों को डिकम्पोज करेगा, हर तरफ उसको यही मिलेगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वो कम पड़ जाएंगे ना। तो इससे क्या होगा, हार्मफुल चीज़ें एटमॉस्फेयर में आने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या क्या इम्पैक्ट होगा, हीप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, इससे मॉस्किटो, फ्लाइज, वर्म्स इत्यादि फैलने की खतरा बढ़ेगी, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है।
लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन ऑल्सो कॉज ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन। बहुत ज़्यादा अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज़ करते हैं तो ड्रेन ब्लॉकेज हो सकते हैं, विच इन टर्न कॉज अनहाइजेनिक कंडीशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉस्किटो। ये हमारे लिए बहुत ही अनहाइजेनिक होगा और मॉस्किटो भी बहुत बढ़ जाएंगे। इसके बाद तीसरा क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन वाटर बॉडीज could lead to problem like algal bloom which lead to deficiency of dissolved oxygen and यूट्रोफिकेशन। कहने का मतलब अगर मान लो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पानी में अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा कि जो मान लो अलगल ब्लूम अगर बढ़ जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो खपत है बहुत ज़्यादा होने लगेगी पानी में, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सब इम्पैक्ट लिखोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन द डिसाइडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बच्चों फॉसिल्स फाउंड इज क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ are more recent than the fossils found in the deeper layer. This provides us evidence in favor of organic evolution and help us to trace evolutionary relationship. तो एक तो ये आंसर्स दोगे। सेकेंड आंसर दे सकते हो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, the age of fossils help to estimate the zoological period in which organism exist। और थर्ड दे सकते हो, they provide evidence and missing link between two classes। जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हो आर्चियोफेट्रिक्स विच इज अ फॉसिल्स बर्ड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंस बता सकते हो फॉसिल्स का जो हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन एनी टू सिचुएशन दैट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल हैजार्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट। एक सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो बच्चों यहाँ पे हमसे बोल रहा है दो सिचुएशन के विषय में लिखो that can cause electrical hazard in domestic circuit। लिस्ट इन, और दूसरा कह रहा है लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म टू मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। तो देखो बच्चों, मोस्ट इलेक्ट्रिकल हैजार्ड इन डोमेस्टिक सर्किट आर कॉज्ड बाय द फॉल्टी इलेक्ट्रिकल आउटलेट। बहुत ज़्यादा अगर मान लो आप इलेक्ट्रिकल हैजार्ड फेस कर रहे हो तो इसका मेन कारण हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिकल आउटलेट में फॉल्ट है, ओल्ड है, पुराने हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, तो आप उनको बदलिए, नहीं तो वो स्पार्क करने की चांसेस बढ़ जाती है जिससे आग लग सकता है, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है। दूसरा, कनेक्टिंग टू मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू ए सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट में आप बहुत सारे डिवाइसेस को अगर लगा रहे हो तो क्या होगा, एक्सटेंशन कोड वगैरह लगा के इससे भी बहुत ज़्यादा करंट आप वहाँ से निकालोगे, वो क्या होगा, वहाँ पे भी आग लगने की डर बनी रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर में किस तरीके से आप डिफरेंस निकालोगे। तो देखो, इलेक्ट्रिकल मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रिकल जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक मोटर में इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स द डायरेक्शन ऑफ विच इज फाउंड टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। समझे ना। इलेक्ट्रिक मोटर में पहला क्या लिखना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर जो है किस सिद्धांत पे बेस्ड है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर में लिखना है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर बेस्ड होगा, ठीक है ना। मेन दो डिफरेंस आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बच्चों क्या करा है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर R1 R2 R3 दिया है, सबकी वैल्यू दी हुई है 2 ohm 4 ohm 6 ohm और ये जो है 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है और हर एक रेसिस्टर से होते हुए करंट का मान निकालना है और दूसरा इस पूरे सर्किट में कितना करंट गया है वो निकालना है। अच्छा, आप देख रहे हो कि जो है तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, तो आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में निकालोगे R1 + R2 + R3 तो 12 ओम मिलेंगे। फिर ओम्स लॉ लगाओगे, V बराबर IR तो I बराबर V बटा तो I बराबर 0.5 एम्पियर मिलेंगे। और बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू ऑफ करंट जो होता है सेम होता है ईच रेसिस्टर से, तो यहाँ पे प्रत्येक रेसिस्टर में करंट की वैल्यू जो होगी 0.5 एम्पियर होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो मेटल और नॉन मेटल में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंस लिखना है। यहाँ पे पिछला वाला वीडियो में देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज पे था, पिछला सेट्स जो हमने बनाया है जो भी सेट 1 2 में, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज था, जबकि अब की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर तो बहुत सारे डिफरेंसेस बना सकते हो आप। देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक डिफरेंस,
मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज दे कैन बी बिटेन इनटू सीट, जबकि नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं, तो इसके सीट हम लोग नहीं बना सकते हैं। देखो ये तो 7-8 से ही आप पढ़ते आए ये सब डिफरेंस। मेटल्स डक्टाइल्स होते हैं, इसको हम वायर के रूप में खींच सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, इनका वायर वगैरह नहीं बनाया सकता है। मेटल सोनरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन सोनरस होते हैं, नॉट सोनरस या नॉन सोनरस। मेटल्स के मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, जबकि नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं ड्यू टू लो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, जबकि नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। और नेक्स्ट डिफरेंस लिख सकते हो, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि नॉन मेटल्स के पास जो होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तो बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस था। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द टर्म एनालॉगस एंड होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन्स विद एग्जाम्पल। बच्चों होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनका जो ओरिजिन है सिमिलर है बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस ले लो एंड विंग्स या फोर आर्म्स ऑफ बर्ड्स ले लो, लुक डिफरेंट, देन देखने में डिफरेंट एक्सटर्नली बट देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम मिलते हैं। उनका स्केलेटल स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन उनका इट मीन्स दैट ओरिजिन इज सिमिलर। इसका मतलब यही हुआ ना कि उनका ओरिजिन सिमिलर, लेकिन उनके फंक्शंस देखो अलग अलग होते हैं। ओके, जैसे विंग्स जो होते हैं फ्लाइट करने में मदद करते हैं, ठीक है, बर्ड्स के, जबकि ह्यूमन के फोर लिम्स जो होते हैं हमें बहुत सारी एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स को कैसे डिफाइन करोगे, तो इट हैव डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है ना। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड एंड अ बैट आर सिमिलर इन फंक्शन बट दिस सिमिलरिटी डजंट मीन दैट these animals are more closely related. Of we careful look at this stretch between his finger where the wings of birds are present all along the arm. Therefore these organs are analogous organs. कहने का मतलब यहाँ पे आप देखोगे इट हैव डिफरेंट ओरिजिन, का ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन सेम है, ठीक है ना। जैसे कि आप बर्ड्स ले लो, फ्लाई ले लो, उनका देखो उनके जो पंख है उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको अलग मिलेंगे, लेकिन उनका जो उड़ने का तरीका है दोनों उड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, एंड डिस्क्राइब एनी 3 वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। बट जो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट मैनेजमेंट, तो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हो गया कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सीवेज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। सिंपल वे में डिफाइन करना क्या क्या मेथड होता है वेस्ट डिस्पोजल। डिस्क्राइब एनी 3 वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस, ये जो प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल उसको रिड्यूस करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला तो लैंडफिल करो, throwing daily waste या garbage in the landfill is the most popularly used method waste in disposal। ये तो सबसे कॉमन मेथड है लैंडफिल करना। रिसाइकलिंग के द्वारा भी हम कम कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट टू प्रिवेंट एनर्जी यूजेज एंड कंजम्पशन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल। थर्ड है कंपोस्टिंग करके भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हो प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल को। तो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को वॉच करने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, क्योंकि आज हम लोगों ने 5 का 5 सेट जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू मेक मोर सेट जिनसे सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।